ये एक सन्यासी के रूप में यहाँ रहते थे। तो सन्यासी को जहाज की टेक्नोलॉजी के बारे में क्या पता? बात करीब 6 महीने बाद ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये व्यक्ति कौन। तो वो जैसे हिंदी बोलते थे तो उसमें भी बंगला का टच कहीं ना कहीं से आता था, और उसके साथ साथ जहाज की टेक्नोलॉजी क्या होती है, पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसमें कैसे दिन बीतते हैं, कैसे क्या होता है, वहां के बारे में पूरे लाइफ स्टाइल जैसे लगता था कि वो खुद देख रहे हैं वहां पर और देख के बता रहे हो। इस देश के राशन कार्ड से मेरा नाम काट दिया गया है, मैं इस देश में रह तो रहा लेकिन मेरी कोई पहचान नहीं। नेताजी को इस सरकार ने हर 2-3 साल बाद कहीं न कहीं मार दी थी। मुझको लगता है कि ये जैसा भगवान जी का आदेश उनको रहा होगा कि ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें क्या करना है, पूरी तरह उन्होंने उसका पालन किया है। ये तो सच्चाई आपके सामने आएगी ही आएगी। 2 कमीशन बने थे, शाहनवाज कमीशन और खोसला कमीशन। इन्होंने कि दिल्ली में बैठे बैठे ये रिपोर्ट लगा दी थी कि सैवान एलिगेशन की डेथ हो गई, और 101% पूरा मैच करता रहा जिनकी बात जो लोगों से बातें होती पूरी तरह से देखता। बताया जाता है कि जब संपूर्णानंद यहाँ मुख्यमंत्री थे लखनऊ में, ये वहां रहते थे, तो इनको शव दिए जाते थे, तंत्र साधना के लिए शव की आवश्यकता पड़ती है, वो माननीय संपूर्णानंद जी ही इनको प्रवेश कराते थे। নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি ওয়েক আপ উইথ কেডি ইউটিউব চ্যানেলে। আর আমাদের এই চ্যানেলে আপনারা অনেকদিন ধরেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এবং অন্যান্য আরো স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবনের বলিদান দিয়েছেন তাদের ইতিহাস শুনেছেন। আর আজকে আমি বসে আছি উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদে, এখন যেটাকে অনেকে অযোধ্যা নামেছে। আর আমার সাথে আছেন শ্রী শক্তি সিং জি, যার বাড়িতে মুন্নাই বাবা তার জীবনের শেষ কয়েকটা বছর কাটিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে হয়তো আজকে অনেক অজানা তথ্য আমরা পাবো। এই ভিডিওটা হয়তো আগামী দিনে ইতিহাসের পাতা একটা ঐতিহাসিক বইয়ের মতো হয়ে থাকবে, যেটা দেখে আগামী প্রজন্ম জানতে পারবে যে গুমনামী বাবা তার জীবনটা কিভাবে কোথায় কেটেছিল এবং কি কি জিনিস তিনি 1945 এর পরে করেছিলেন তার জীবন। नमस्ते सत्य सिंह जी, आपको स्वागत करते हैं हमारे ये यूट्यूब चैनल में। तो इनके ही जो घर है राम भवन फैजाबाद में, उधर ही गुमनामी बाबा का जो लास्ट में थोड़ा 1-2 साल वो गुजरा था, और कोई कोई लोग कहते हैं कि उनका देहांत हो गया था उसके बाद 1985 में। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो फिर से आए। तो ये जो बहुत सारा सवाल है आपके मन में, मेरा मन में, वही आज उनसे जानेंगे। थोड़ा बहुत सर आपके बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो जो लोग सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा पता चल जाएगा। बाकी फिर भी बहुत लोग आपको जानते हैं, फिर भी से थोड़ा अगर आप नाम मेरा आपने बता ही दिया है, शक्ति सिंह, और ये हमारा सौभाग्य था कि भगवान जी ने अपने जीवन के अंतिम करीब 2.5 वर्ष हमको अपने सानिध्य में रहने का मौका दिया, और हमारे आवास में उनका ये इस राम भवन के पीछे वाले हिस्से में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। और ये भी एक कोइंसिडेंट है कि जिस घर में वो रहते थे, राम भवन जो हमारा घर है, ये घर जाना जाता है 1949 में जब भगवान राम यहाँ प्रकट हुए थे राम जन्मभूमि में, तो उस समय इस घर के जो मालिक थे ठाकुर गुरदत्त सिंह, यानी कि हमारे ग्रैंडफादर, उन्होंने ये भगवान राम को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की इस बात को न मानते हुए कि जो भगवान राम प्रकट हुए हैं उनको हटाने की व्यवस्था की जाए, उनको सदुपयोग में प्रवाहित किया जाए। एक तरह से ये जो हमारा आवास है, इसको यहाँ के लोग ये कहते हैं कि ये वो घर है जहाँ देश को आजाद करने वाले ने और भगवान राम को आजाद करने वाले ने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। तो सर मेरा जो पहला सवाल है कि हमने जाना है कि गुमनामी बाबा जो थे, चाहे एक्चुअली गुमनामी बाबा तो शायद उन्होंने खुद का नाम नहीं दिया था, कोई कोई उनको गुमनामी बाबा बोलते थे, कोई बर्थडे वाले बाबा बोलते थे, कोई बोलते थे कि महाराज। तो ये शख्स जब किसी जगह पे जाके ठहरने का सोचते थे तो वो बहुत चूजी थे, और वो पहले मतलब किसी को भेजते थे, आहिस्ता आहिस्ता उसका सामान वगैरह आता था, फिर वो उधर आते थे। तो सर आपको आपके जो हाउस है उसमें उनका आने का जो मतलब कैसे उसका कांटेक्ट हुआ, या क्या वाकया उस टाइम हुआ था, और क्या आपको उस टाइम भी पता था कि ये शख्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, या वो क्या था, वो जो टाइम था उसमें क्या क्या हुआ, थोड़ा सा बोले।
देखिए, दो एक बातें अलग अलग है, मैं आपको बता दूं। एक तो जैसे किसी हमारे यहाँ रहे हुए अयोध्या में, हमारे आवास में, राम भवन में। इसके पहले वो अयोध्या में थे। अयोध्या के पहले वो बस्ती में थे। बस्ती के पहले फिर अयोध्या में थे। उसके पहले नैमिषारण्य में थे। नैमिषारण्य के पहले इटावा में थे। और जब संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त ये लखनऊ में थे। ये पूरा इनका इतिहास मालूम चला है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की प्रक्रिया इनकी बड़ी गोपनीय होती थी। और ऐसा नहीं था कि जैसे यहाँ से चले गए, आपके घर में पहुंच गए, आपके घर में पहुंच गए, ऐसा नहीं था। इसकी पूरी तहकीकात होती थी। एक प्लान किया था कि भाई कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 3 4 5 घरों का सजरा बनता था। किसका घर है, कौन रहता है उस घर में, लैंडलॉर्ड रहते हैं कि खाली घर पड़ा हुआ है, नीचे का पोर्शन है कि ऊपर का पोर्शन है, उसके पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरा सब डिटेल बन के कई पन्नों में तब इनके पास जाता था। तब उसके बाद तब ये उसमें इससे डिसाइड करते थे कि हमको इस घर में जाना उचित रहेगा। तो उसी तरह से पहले मैं भी सोचता था कि हाँ, हमारे यहाँ आए एक डॉक्टर मिश्रा, उनको लेके आए, बोले भाई हमारे ऐसा ऐसा करीबी हैं और उनको रहना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आप ले आइए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दूं कि उनको जानने के पहले उनकी स्पिरिचुअल पावर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्पिरिचुअल पावर के बहुत धनी थे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज जो भी घट रहा है, इस यहाँ पे घटना, आप ही मेरे पास जो आए हुए हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं से उन्हीं का हाथ है। उसी स्पिरिचुअल पावर के तहत मैं आपको बताऊं, हमारे घर के पीछे कई 5 6 फ्लैट्स थे हमारे, जो रेंट आउट होते थे। तो कोई भी आदमी रेंट आउट करता है तो उसकी कुछ शर्तें होती है। भाई पहले देखता है कि वो आदमी वकील तो नहीं है, फिर देखता है कि पुलिस में तो नहीं है, मतलब जिससे आगे चलकर उनको दिक्कतें हो पाए। तो इस तरह से वो कुछ चीजें होता है कि हाँ भाई उनको इस लोगों को नहीं रखना है। तो वैसे ही जब मुझको जब इनके बारे में बताया गया तो बताया गया भाई मेरे ग्रैंडफादर समान है और 90 के आसपास उम्र है और अयोध्या में रहते हैं, उनको मैं चाहता हूँ यहाँ ले आऊं। तो मैंने पूछा भाई अयोध्या में रहते हैं तो आप यहाँ क्यों लाना चाहते हैं, अपने घर क्यों नहीं ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कैसा है कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, अब वो घर में नहीं रह सकते, घर के बाहर ही कहीं रहेंगे। इस नाते उन्हें अयोध्या में रखा है और अयोध्या में उनको दिक्कत होती है, हम लोगों को भी दिक्कत होती है जाने आने में। तो मैं चाहता हूँ शहर के पास के उनको मकान मिल जाए। तो इस नाते हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाओ। तो मैंने एक बार में नहीं सोचा कि हाँ मैं पूछूं उनके बारे में या सोचूं उनके बारे में, अपने घर में किसी से बात करूं। मैंने कहा ठीक है आप उनको ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वहां से उनकी स्पिरिचुअल पावर में काम करना। आपने कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं पूछा मैंने उनसे, लेकिन पूछते बाकी लोगों को पूरा मैं इंटरव्यू लेता था। मेरे फादर 10 लोग बुला के बैठाते थे, मेरी नजर बुलाती थी उनको, आप क्या करते हैं, कैसे करें, घर में कौन कौन आपके आएगा। कोशिश होती थी कि कोई बैंक का कोई कर्मचारी हो तो ज्यादा अच्छा है, या कोई मतलब इस तरह से कोई हो ट्रांसफरेबल जॉब में हो कि 2 साल 3 साल रहे चला जाए यहाँ से। बाकी लोगों को बड़ी बुरी तहकीकात होती थी, लेकिन इनके बारे में एक बार भी नहीं कुछ पूछा। मैंने कहा ठीक है अगर आपको आना है तो आप आ जाइए, और ये फाइनल हो गया। उसके बाद करीब फाइनल होने के बाद करीब धीमे धीमे इनका सामान आना शुरू हुआ। जैसे किसी दिन 4 गमले आ गए, किसी दिन 2 तखत आ गए, किसी दिन 2 बक्से आ गए। इस तरह से धीमे धीमे आते थे। 2 महीने तक सारा सामान धीमे धीमे आता रहा। किसी को मालूम नहीं चला। आप लोगों को भी मालूम नहीं मालूम होता था क्या भाई आए देखने के लिए अपना। फिर 2 महीने बाद एकदम से मालूम पड़ा कि रात में व्हील चेयर पे कोई 2 लोग किसी को लेके आए गाड़ी से और सीधे अंदर रात 12 बजे चले गए। सुबह मालूम पड़ा कि रात में 12 बजे कोई आए थे, आपको व्हील चेयर पर ले आए। 2 दिन बाद मालूम पड़ा था जिनको आना था वो आ गए। तो डॉक्टर मिश्रा की पत्नी जो थी उनसे मैंने पूछा, हमने कहा भाई कौन है वो, जरा हमें मुलाकात तो करवा दीजिए। उन्होंने कहा तो तुम्हारे घर में रह रहे हैं और वो एक अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ दिन तक अभी चलेगा, उसके बाद तो यही रहेगा, अपना मिलते रहना। वो पहला दिन था जब मेरे अंदर उनसे मिलने की जिज्ञासा हुई, और उसके बाद ऐसा मन बदला मेरा, या इसके पीछे उन्हीं का हाथ हो सकता है कि दोबारा कभी उनसे मिलने का मन नहीं हुआ। मतलब उसको देखने की इच्छा नहीं हुई। मिलने का तो हर वक्त मन होता था कि उनके पास बैठे, उनसे बातें करें, उनकी बातों को सुने, हम कुछ कम कहें, उनसे ज्यादा सुने, ये हमेशा इच्छा होती थी। तो उनके पास गिने चुने लोग आते थे, बहुत ही कम लोग आते थे। वो अपना कभी बताना नहीं चाहते थे कि हाँ मैं यहाँ रह रहा हूँ या मैं कौन हूँ। वो हमेशा अपने आप को कहते थे मुझको जैसे, और जो भी उनसे मिलने आते थे उन्होंने सबका कुछ ना कुछ नाम रखा था। जैसे मेरा नाम उन्होंने रखा था नारायण,
अच्छा। वो बार बार कहते नारायण आपने मुझको अपने चरण में स्थान दिया है, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। ये वो हमेशा कहा करते थे। उसी तरीके से जो उनसे मिलने आते तो बाद में आगे चल के फिर वो ये भी मालूम चला उसके उनके बारे में कि जैसे यहाँ आना था। अब वो जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे, भी अपने क्रांतिकारी विचारों के थे ये बहुत पहले से। तो मुझको लगता है कि कहीं बाबा के और इनके, क्योंकि एज ग्रुप में लगभग काफी मिलती जुलती थी लोगों के, तो पहले से कहीं ना कहीं लोगों की मुलाकातें रही होंगी। इसी वजह से इन्होंने आखिर में जो है इन्होंने इस स्थान को चुना। कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं कनेक्शन था। जो कनेक्शन पुराना को रहा होगा, तो लगता है कि इस वजह से इन्होंने इस स्थान को चुना। मीन्स आपको कब पता चला कि मतलब शक तो एक हुआ था कि ये कौन है कि जो नहीं, उनके आने की बात करीब 6 महीने बाद ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये व्यक्ति कौन है। वो मतलब कैसे हुआ? मतलब वो आपको किसी ने बोला कि हमें बिल्कुल बोला। ये जहाँ रहते थे वहां के लोग उनको ढूंढते ढूंढते 6 महीने तक ढूंढते रहे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, नहीं मालूम होता था। 6 महीने बाद उनको धीरे धीरे मालूम पड़ा सभी रामभवन में गए हैं। यहाँ तक कि इनसे जो लोग मिलते थे रेगुलर, उसमें भी इन्होंने 2-3 लोगों को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी लोगों का तो आना जाना लगा, लेकिन 2-3 लोग फिर साथ बदल क्या उनको ये स्थान तलाशने में कि वो कहाँ रह रहे हैं। ऐसा इंटरगोपनीयता वाला तर्क था। फिर जब आए यहाँ पर, तब अयोध्या से लोग आए और वो मुझसे मिले, तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है आप यहाँ कौन रह रहे हैं? मैंने कौन? बोले आप पता करने की कोशिश की। लेकिन तब तक एक अंदाज इस चीज का हमको भी हो चुका था कि जो रह रहा है व्यक्ति वो कौन है, कोई बहुत ही रहस्य नहीं। ये तो हाँ वो तो होगा ये तो। और जैसे अब उनके पास जाते थे, उनसे बातें होती थी, तो वो जैसे हिंदी बोलते थे तो उसमें भी बंगला का टच कहीं ना कहीं से आता था। और आवाज में इतनी उनके जैसे कहा जाए वाइब्रेशन होता था कि जैसे दीवार पे अगर हम लोग सर टिका के बैठे हैं और अंदर से कुछ वर्ड्स बोलते थे, वो श्लोक तो इतना श्लोक होता था, लगता था पूरी दीवार जैसे झंझना रही। किस तरह से उनका प्रोनाउंसिएशन हुआ करता था चीजों पर। तो ये जैसे हम लोगों ने नेताजी का जो स्पीच हम लोगों ने सुना है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो मतलब कोई 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 कार्यकर्ता होता है कि वो एक फ्लो में बोलता है, लेकिन नेताजी का जो हमने सुना है वो थोड़ा धीमे धीमे, थोड़ा सोच। पूरी तरह से जो मैंने भी बाद में नेताजी के तमाम स्पीचेस जो पुराने थे उनको सुना, और 101% पूरा मैच करता रहा जिनकी जो हमसे लोगों से बातें होते हैं, पूरी तरह से देखता रहा। तो ठीक है, मेरा जो सेकंड सवाल है कि मुखर्जी कमीशन जब हुआ था तो तमाम लोगों को बुलाया गया कि आप आओ, आप बोलो कि आपको क्या पता है। तो जो जो लोग घूमने गांव से मिलने आते थे तो उन्होंने कहा कि कुछ कुछ ऐसे चीज ऐसे वाकया जो इंडियन जो नेशनल आर्मी थे उसको रिलेटेड, और उसके पहले जो उनका जो राजनीतिक जो एक करियर था उसको रिलेटेड, उन्होंने ऐसा कुछ बातें कहा है कि वो नेताजी को छोड़ के किसी और को पता नहीं हो, मतलब हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ आपके साथ बातचीत करने के टाइम कुछ ऐसा एक दो वाकया या कुछ आपने सुना? देखिए, बातें तो उनकी एक बहुत छोटे लेवल से लेके, मतलब ग्रास फिटर मशीन जो आती है यहाँ तक इसकी भी बातें करते थे कि किस किस तरीके से बनती है, कहाँ कहाँ बनती है और कब बनना शुरू हुआ, और उसके साथ साथ जहाज की टेक्नोलॉजी क्या होती है, पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसमें कैसे दिन बीतते हैं, कैसे क्या होता है, वहां के बारे में पूरे लाइफ स्टाइल जैसे लगता था कि वो खुद देख रहे हैं वहां पर और देख के बता रहे हैं। तो ये सब बातें कौन करेगा जिसको वहां के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होगा। ये एक सन्यासी के रूप में यहाँ रहते थे, तो सन्यासी को जहाज की टेक्नोलॉजी के बारे में क्या पता, उसको हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है इसके बारे में क्या पता, उसको टैंक कैसे उड़न करता है उसको क्या पता इसके बारे में। और इनको एक एक चीजों के बारे में पूरा नॉलेज, एक एक चीजों के बारे में पूरा नॉलेज इनको रहता था। सब चीजों के बारे में डिस्कस करते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद डिस्कस करने के बाद तुरंत वापस चले जाते थे अपना ही, हाँ मैं क्या बोल रहा था। मतलब ये आपको क्या लगता है कि वो बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन कभी कभार जो उनका कभी हाँ बोलना नहीं चाहते थे, सब चीजें विषयों पे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन कभी कभी बहन की मतलब इसे कहा जाए कि उनके मुंह से कुछ चीजें निकल जाती थी। कभी कभार वो बातचीत में जो मतलब हम लोगों ने सुना है उनके साथ जो मुलाकात करने आते थे कि थोड़ा इमोशनल हो जाते थे, कभी बोलते थे अक्सर कि मैं तो मतलब मेरा नाम अभी नहीं है देश में, मेरा कुछ नहीं है, मेरा घर भी नहीं है। यहाँ एक उनके एक जानने वाला परिवार था जो उनके यहाँ जाता था, काफी करीबी था। उस परिवार से उन्होंने कहा था इस चीज को
इस देश के राशन कार्ड से मेरा नाम काट दिया गया है। मैं इस देश में रह तो रहा, लेकिन मेरी कोई पहचान नहीं। ये सर, जब ये मुखर्जी कमीशन बना, मतलब तो इधर से बहुत सारा आर्टिकल्स जो कोर्ट के आदेश से देखिए, मुखर्जी के पहले आप चलिए शुरुआत में, जब ललिता घोष यहाँ आई थी 1986 की बात, 1985 इनकी डेथ हुई है 16 सितंबर में, और ललिता घोष यहाँ पर आई 29 दिसंबर 1985 में, 3 महीने बाद घटना है। आई यहाँ पर, सीधे मेरे घर पर पहुंची और पूछते आती हैं, कहा कि वो नेता कहाँ रहता है तुम्हारा, वो कहते हैं नेता यहाँ रहता है, कहाँ रहता है? मैंने पता है आपका पीछे रहते थे, लेकिन वहां ताला बंद है इस समय, और प्रशासन के पास उसकी चाबी है। तो तुरंत डीएम थे आप इंदु कुमार पांडे, उनके पास गए उनको लेके, तो नेताजी का नाम तो बहुत बड़ा था। तुरंत डीएम साहब ने बुलाया अपने सीएम को, इंस्पेक्टर को, उनसे कहा बिल्कुल लेके जाओ, तो जाके ताला खोल के सामान देखो। तो गए उन सामानों को देखने के लिए, उन्होंने सामानों को देखा कमरे में जाके। तो पहले तो उनको लगा कि हम आ गए, बोले नेताजी यहाँ रहेगा, तुम लोग उम्मीद करते हो? नेताजी कौन था तुमको पता है? और उसके बाद जब वो अंदर वाले कमरे में गए, तो सामने दीवार पे दरवाजे के सामने काली माँ का एक बड़ा सा चित्र था, और उसकी एक तरफ नेताजी के मदर फादर का चित्र था और एक तरफ पूरे परिवार की थी। उसको देख कर जो करी, तो मेरे परिवार का चित्र है, ये यहाँ कैसे आ गए? फिर उसके बाद जो नीचे बॉक्सेस रखे थे, उन्होंने उसको खोलना शुरू किया। तो एक पहला बॉक्स खोला, उसमें कुछ कपड़े निकले। दूसरा जब उन्होंने खोला तो उसमें भी कुछ किताबें वगैरह निकली। तब तक उन्होंने एक किताब उठाई और जो दोस्तों बुलाई, तो मेरी माँ का हैंडराइटिंग। और उसके बाद तमाम वो हड़बड़ाहट में, इसे कहा जाए, आगे तमाम लेटर्स रखे थे, उसको निकालना शुरू किया, उन्होंने देखना शुरू किया। बोले तो मेरे चाचा का लिखा हुआ है, ये यहाँ कैसे आ गया? ये तो मेरे काका का, ये यहाँ कैसे आ गया? और वो इतना बदवास हो गई कि वहीं खड़े खड़े गिर पड़ी और लगी जोर जोर से रोने कि भगवान ये क्या हो गया, ये तो मेरा चाचा था। तो जो जो से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तो उनको किस तरह सहारा दे के वहां से हम लोग लाए, यहाँ बैठाया। वो अपना बार बार सीना पीट रही थी, कहे तो गजब हो गया, गजब हो गया, ये तो मेरा चाचा था। तो फिर कुछ मीडिया वाले लोग आए, नेक्स्ट दिन उन्होंने पूछा कि भाई ये तो घटना 16 सितंबर की है, और आपके कोलकाता में खूब निकला भी था, इनके बारे में अखबारों में आया भी था, तो आप 3 महीने बाद आप आ रही हैं, क्या आपका मन में नहीं आया कि चल के आप देखिए क्या कहानी इनकी? नेताजी को इस सरकार ने हर 2-3 साल बाद कहीं न कहीं मार दी थी। कभी शौरी मारे बाबा के रूप में, कभी बताते लद्दाख में रह रहे हैं, कभी होता था कि शिमला में की तराइयों में कहीं रह रहे हैं वहां पर, कभी हिमालय की पर्वतों में रह रहे हैं। हर 2-3-4 साल बाद कहीं न कहीं नेताजी के नाम की स्टोरी बनती थी और उसकी जांच होती थी, तो मालूम पड़ता था लोग कुछ नहीं है। वैसे हम लोगों ने सोचा कि अयोध्या से नेताजी से क्या मतलब, यहाँ भी ऐसे होगा, इस नाते हम लोगों ने ध्यान दिया। लेकिन ये तो गजब हो गया, ये तो असली नेताजी ही से सारे सामान उठा कर सारे हमारे परिवार को, हमारे हम लोगों से मिलते सामान। डीएम साहब ने सारे बातें सुनी, बोले बहन जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये बड़ा विषय आप ऊपर बात कीजिए। तो किसी के माध्यम से हम लोगों ने समय लिया, जो मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर से मिलने जाके वीर बहादुर सिंह हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भाई ये बहुत गंभीर विषय है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है, हम लोगों का हाथ कहीं ना कहीं से बचे, आप कोर्ट जाइए, शायद कोर्ट से कुछ आपकी मदद मिले। तब उन्होंने तुरंत एक रिट किया कोर्ट में कि भाई जो सामान निकला मेरे चाचा का है, और हम चाहते हैं सारा सामान जो है उनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो, उनकी जांच। तो तुरंत कोर्ट ने एक इंट्री ऑर्डर पास किया कि सारे सामानों की इन्वेंट्री बना के उनको सुरक्षित मालखाने में रखना है। तो करीब 1.25 साल लगा सारा सामान पे एक करके सारे सामान सब चेक हुए, इन्वेंट्री हुई, उनको मालखाने में रखते हैं। ये और इसमें करीब 1.25 साल लग गया इस पूरे काम को होते हुए। फिर सब रखने के बाद सारा सामान ऐसे ही पड़ा था। जब मुखर्जी कमीशन बना तब उन सामानों को दोबारा खोला गया, तो उसमें से करीब 1100 सामान लेके मुखर्जी अपने साथ गए थे दिल्ली जांच करने के लिए। उनकी जांच भी अधूरी रह गई, क्योंकि जब उन्होंने मांगा एक्सटेंशन अपने आगे के लिए 6 महीने का, और उन्होंने रेंजपुरी टेम्पल से कहा कि उसकी जांच करानी है आपको, और ऐसे की जांच करानी है, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया।
तो गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट आ चुकी तो क्या कोई कमीशन आपको हम जो भी फाइंडिंग्स आपके लाके आए उसमें सबमिट की जाती है अंदर। और वो उनका कहना था कि रैनपुरी टनल में जो एसेट्स रखे हैं वो नेताजी के नहीं है। मैं उनका डीएनए आज इसकी सरकार उनका डीएनए क्यों नहीं करा है? क्योंकि सभी सरकार जानती थी शुरू में कि उसका डीएनए निगेटिव आएगा। ये उसी को जांच करना चाहते थे कि उसका डीएनए करा के हमको वो किसका है इश्यू को। लेकिन तो बहुत ही प्राइमरी है। अच्छा, वो आज तक नहीं हो पाएगा और उसके बाद का कमीशन क्लोज कर दिया गया पूरा एरिया। तो इसी जब ये आपको और घटना बताऊं, इसी कमीशन के दौरान जब आए यहाँ को, जब वो कमीशन शुरू हुआ था उसके 6 महीने बाद उनको मैंने संपर्क किया उनके नेताजी के नाम से पूरे विश्व में पूरे ब्रह्मांड में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिलेगा तो खाली आपको फैजाबाद की ट्रेजरी मिलेगा। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट थे उसका आदमी पांजा उनको भेजा फैजाबाद पे भी, आप जाके वहां पर देखो क्या कहानी इसकी है। तो पांजा साहब यहाँ आए और उन्होंने देखा और जाके बताया साहब यार बहुत कुछ चीजों से संबंधित है। तब मुखर्जी साहब आए यहाँ पर 15 दिन उन्होंने कैंप किया और कैंप करने के बाद यहाँ पर तब उन्होंने फिर जो अपने सामान निकाले यहाँ से तो सामानों को लेकर अपने साथ गए और उसके बाद तो वो टाइम आया को सरकार बदल जाने में नहीं कर पाते लोग। अभी तो वो शायद एक म्यूजियम भी बना है, लेकिन नहीं फिर 2010 में मैंने ग्रिट किया था। 2010 में मैंने ग्रिट किया। हमने कहा भाई पुराने कोर्ट का आदेश है कि वो सारा सामान जो रखा है वो सुरक्षित मालखाने में रखा जाए। तो सुरक्षित मालखाने में तो रख दिया गया था उस समय, लेकिन आज तो सुरक्षित है कि नहीं इसका कोई पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ सारे सामानों को जरा सा सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो। तब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एक म्यूजियम बनवा के सारा सामान उसमें रखा जाओ। तो उसमें कमेटी बनी, उस कमेटी ने ज्यादा दिमाग लगा दिया उसके अंदर और 2760 आर्टिकल्स में से ओनली 427 आर्टिकल्स निकाल के उस बेल्जी में वहां पर म्यूजियम में रखवा दी गया। बाकी सामान अभी भी ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। तो ये तो एक मतलब ये तो सामान वो तो वैसे ही बहुत पुराना है। हाँ तो ये मतलब बाद में ये क्या निकलता आएगा कि वो खड़ा मतलब वो नहीं, हम लोगों को कोशिश रहती है कि बीच बीच में हम लोग जाके साफ सफाई कराते रहते हैं ट्रेजरी में कि सामान बना रहे, सामान डिस्ट्रॉय ना होने पाए, लेकिन एक सीमा तक की जो है। और जब वो सामान नहीं रहेगा तो जांच नेताजी की आज भी अधूरी है, आगे भी अधूरी रहेगी। तो सर ये एक सवाल आता है कि ये जो अयोध्या ये है राम मंदिर, राम भवन मतलब लल्ला का ये जगह है, तो ये तो मतलब जो राम जी थे वो भी 14 साल वनवास का जो उन्होंने लाइफ काटा था, तो ये घूमना हुआ जो शख्स है वो 40 साल से भी ज्यादा मतलब इधर उधर भटकते भटकते रहे हैं। एक टाइप का मतलब गुमनाम जीवन ही उन्होंने बिताया है। और जैसे दूसरे साधु को हम देखते हैं कि बहुत सारा दर्शक आते हैं, भीड़ जमते, वैसा उनका कुछ भी नहीं है। तो कैसे संभव है कि एक आदमी मतलब ऐसे ही रह जाए 40 साल एक जगह पे? नेताजी अगर हो, क्योंकि नेताजी इतना देर ये सवाल अक्सर उठाया जाता है। मैं जब कलकत्ता में मुखर्जी कमीशन की हियरिंग मुझको बुलाया गया था, तो जब मैं पहुंचा इस हॉल में हियरिंग हो रही थी, वहां मीडिया के तमाम लोग बैठे थे और तमाम और लोग जनता भी बैठे थे। वहां जैसे मैं पहुंचा लोगों को ये खबर जिन शक्ति से आया था, पूरा मीडिया एकदम जिसे आप ये कहिए कितना नाराज था मुझसे, इतना नाराज था मुझसे, तो उसने मुझसे एकदम डायरेक्ट गाली गलौज शुरू कर दिया। मैं समझ नहीं पाया कि वजह क्या थी, क्यों इतना मुझसे नाराज है। तो खैर तो मुझको पांडे साहब लेके चले गए अंदर मुखर्जी साहब के कैबिन में। वहां बैठे, हमने कहा भाई क्या बात है, लोग नाराज इतना क्यों है? फिर रुकिए बैठे बताता हूँ। जो हियरिंग चले थी वो कंप्लीट हुई, आधे घंटे बाद उन्होंने मुझसे कहा भाई ऐसा है, इन लोगों का मानना है कि नेताजी शेर आदमी था और नेताजी ऐसे बंद कमरे में अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता, और शक्ति सिंह जो कहने गलत कह रहे हैं, इसलिए आपसे नाराज है। हमने कहा भाई ऐसा है कि मैं उनके साथ बैठना चाहता हूँ, एक कप चाय पीना चाहता हूँ, आप ये व्यवस्था करा सकते हैं क्या? तो 5 बजे के बाद जब सब क्लियर हुआ तो हम बैठे, करीब 40-50 मीडिया वाले बाकी पब्लिक थे, पानी पिया सब लोगों ने। हमने कहा भी आपसे 2 चीजें मैं खाली करना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी जो मर्जी आप अपने साथ में फोन करें। तो उनसे पूछा, हमने कहा बताइए कि
मैंने सुना है कि नेताजी अभी 12 साल उनकी उम्र थी तो संन्यास उन्होंने लेने की कोशिश की थी। कहीं सही बात है, पर हाँ लिया तो उन्होंने संन्यास। उनका फिर क्या हुआ? तब उसमें कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था। जब वो गए संन्यास लेने के लिए, पर्वतों पे गए, कहीं पे गए, तो उनके गुरु ने कहा अभी तुम्हारा संन्यास लेने का वक्त नहीं है। तुम्हारे जीवन में संन्यास लिखा है, तुम संन्यास लोगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं। अभी तुमको देश के लिए बहुत कुछ करना है। और उसके बाद उनको वापस भेज दिया। ये आए, पढ़ाई लिखाई करते रहे और साथ ही साथ क्रांतिकारी कदम भी अपनाते रहेंगे। ऐसा हुआ था, ये उनका हुआ था। फिर बोले उसके बाद उनके घर पे वालों को लोगों ने समझाया कि भाई नेतागिरी करता है, कुछ नहीं करता है। तब उनको लोगों ने भेजा, घर वालों ने उसको लंदन भेज दिया कि जाओ तुम वहां से रजिस्टर बन के आओ। तो ये क्या, रजिस्टर करने लगे वहां पर, और साथ ही साथ इन्होंने आईसीएस का एग्जाम दिया और टॉप 4 रैंक आई। ऐसा है, सबने कहा ऐसा है। तो मैं उसके बाद क्या किया? बोले उन्होंने नौकरी नहीं किया। हम कैसे नहीं बोलते हैं, हम कहा उन्होंने जब टॉप 4 रैंक उनकी आई तो उन्होंने पब्लिक के बीच में खड़े होकर अपना सर्टिफिकेट ऐसे फाड़ा था और क्या कहा कि देखो मैं कुछ भी कर सकता, लेकिन मेरे जीवन का जो एम है वो है भारत मां की आजादी। ऐसा कहा था। सब लोग कहा था। हम कहीं काम कोई आम आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता है। हम कहा ठीक, अब रुको। आज आप बुद्धिजीवी वर्ग मेरे सामने बैठे हुए हो, आपको मैं सब कुछ खाने पीने के लिए, जो भी खाना वो खिलाऊंगा, जैसे रहना वैसे रखूंगा, जो पहनना वो पहनाऊंगा, और भी जो ह्यूमन डिजायर होती है मैं आपकी वो भी पूरी करूंगा। और आपसे कहूंगा कि आप एक बंद कमरे में रह जाओ। आप कितने दिन तक रह सकते हो? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन? एक सड़क के किनारे कोई पड़ा हुआ भिखारी हो जिसके पूरे बदन पे एक कपड़ा ना हो, 3 दिन जिसने कुछ खाया ना, मैं उसको ले आऊं और उसको बढ़िया बिरयानी खिलाओ, बढ़िया 3 पीस सूट पहनाओ, एक 5 स्टार होटल के कमरे में दिला के उसको लेटा दो और बाबा तुम यही पड़े रहो, तुम जो चाहो ये खाने पीने को तुमको मिलता रहेगा। वो कितने दिन तक रहेगा 5 स्टार होटल में? 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने। उसके बाद कहेगा भैया मैं भिखारी रहूं, मजदूर हूं, मैं रूखा सूखा खा लूंगा, लेकिन मैं इस तरह बंद जिंदगी नहीं जी पाऊं। जो व्यक्ति मेरे घर रहा है, जिसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, 40 साल उसने अपने जीवन कैसा बिताया? क्या नेताजी के अलावा किसी और की करने की हैसियत थी? कोई कर सकता है तो सोच सकता है। मतलब उसके बाद तुम लोगों ने जो रोना शुरू किया है वहां पर, मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत बड़ी गलत फहमी में, वो नेताजी ही हो सकते हैं जो इस तरह से जीवन उन्होंने 40 साल अपना बंद कमरे में बिताया, किसी आम आदमी के बस की बात है। तो सर ये मतलब 40 साल लोगों ने बिताया है, तो वो तो बाहर उतना कुछ जाते नहीं थे जितना मतलब अभी निकल के आ रहा है। वो घर पे रहते थे, अपने कमरे पे रहते थे। केवल साल में 2 साल बाद, एक 23 जनवरी को उनके जन्मदिन के दिन, और दूसरा जो बंगालियों का त्योहार होता है दुर्गा पूजा। 2 ही वक्त पर एक बंगाल से करीब 12-15 लोगों की टीम आती थी। 2-3 दिन रुकते थे, पूरा जश्न मनाते थे, बढ़िया भोग लगता था, भोजन प्रसाद होता था यहाँ पर, और इनकी जरूरतों में जितना सामान होता था वो सब देके चले आते थे। उस दिन बाहर किसी का अलाउ या वो बाहर से भी लोग आते थे? बाहर से हम लोग जाते थे, लेकिन उन्हीं के साथ रहते थे खाली। बस अंदर जाने की परमिशन तो ना मुझको थी ना उनको थी, अंदर को नहीं जाता। तो वो ये तो हो गया साल का 2 टाइम, लेकिन बाकी का जो दिन है, मतलब कोई रिटायर आदमी भी घर में बैठा रहेगा तो उनको भी एक लगता है कि इतना कुछ किया, अभी क्या, तो वो करते क्या थे उस टाइम? मतलब केवल काली माँ की उपासना और अध्यात्म, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो उनके जीवन में था संन्यास धर्म लेना, वो उसने पूरी तरह पूर्णतः पालन। और नेताजी का जो 1945 के आगे का भी हम जीवन देंगे तो वो काली माँ का तो बहुत बड़ा साधक था पूरी तरह, और तंत्र साधना भी बात। तंत्र साधना बताया जाता है। जब संपूर्णानंद यहाँ मुख्यमंत्री थे लखनऊ में, ये वहां रहते थे, तो इनको शव दिए जाते थे। जैसे तंत्र साधना के लिए शव की आवश्यकता पड़ती है, वो माननीय संपूर्णानंद जी ही इनको प्रोवाइड करवाते थे। ये सब चीजें भी, ये तो मतलब बहुत चौंका देने वाला। हाँ, जो उनके बारे में रिसर्च लोगों ने बताया इस चीज को, यहाँ तक होता था। वो इस मतलब इधर ही होता था या जो लखनऊ में ये बातें हाँ लोगों ने बताई इस तरह से कि हाँ ऐसा ऐसा होता था। उनको तंत्र साधना में शव की आवश्यकता पड़ती है, लोग जाते हैं शमशान घाट पे जाते हैं तंत्र साधना करने के लिए, तो ये नहीं जा सकते थे तो इनको यहीं पे पहुंचा दिया था। इसके जो असल संचालक थे
उनका भी पत्र उनके पास ही निकला है। ऐसा भी सुना है कि बाहर से भी मतलब माने बाहर जो country से- सुदर्शन जी तो हमारे सरसुन चला उनके बाद हुआ है, उनका भी इनके बारे में तमाम जानकारी निकली है दूसरे संपर्क की। और वो तो खुलेआम कहते थे कि भाई ये जो गुमनामी बाबा है उससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक पुस्तक भी लिखी गई थी, इनको मैंने लिखी थी, उसका विमोचन भी उन्होंने किया था माननीय सुदर्शन जी ने। वो पूरी तरह से मानते थे कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो वैसे सुना जाता है कि बाहर से बहुत मतलब जो लीडर्स थे वो लीडर्स उनको चिट्ठी लिखते थे और वो भी लिखते थे और बाद में वो चिट्ठी वो सब डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो ये कभी इधर हुआ या वो आगे ही जहाँ पे रहते थे उधर ही ये सब चीजें हो जाता है? नहीं, इसके बारे में जानकारी तो नहीं, लेकिन हाँ नेताजी के बारे में पूरे विश्व में कहीं भी कोई घटना होती थी, कुछ न्यूज निकलती थी, वो पेपर की कटिंग इनके पास हमेशा मिलती थी। घूमे जो सामान उनके जाते थे वो ऐसे ही जाते थे, एक एक करके सारा सामान अपने साथ लेके जाते थे, कोई चीज छूटती नहीं थी उनकी। यहाँ भी जब आए थे तो उन्होंने एक भी सामान अयोध्या वाले मकान में जो आप पहले रहते थे एक कागज का तिनका भी नहीं छोड़ा था। तो जो अपने अपने ग्राउंडिंग से इतना प्यार करता हो, जिनको 40 साल से लेकर हो रहा हो, वो आखिर समय में क्यों तो छोड़ के जाएगा? जिसको पता था कि कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये सब चीजें। क्यों छोड़ के जाएगा? तो ये जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन बोलते हैं लोग कि कोलकाता के बहुत सारे लोगों को चिट्ठी लिखा गया था। हाँ, लेकिन जानकारी बात आई थी तो उनको ट्रांसफर किया गया है, लेकिन कोई तो उस दिन कोई वहां से नहीं आया। तो मुझको लगता है कि ये जैसा भगवान जी का आदेश उनको रहा होगा कि ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें क्या करना है, पूरी तरह उन्होंने उसका पालन किया है। से जो उनका शिष्य थे इधर मान लो जो आ नहीं पाए तो वो छोड़ दिए, लेकिन आप लोग या बाकी और जो इधर का जो आदमी उनसे मतलब मुलाकात करने आते थे उनको एक बार भी नहीं लगा कि एक फोटो रखा जाए या मतलब एक भी कुछ बाद में उनके स्पिरिचुअल पावर के बारे में जानिए। अगर उन्होंने मान लिया कि नहीं होना है तो नहीं होना है। अगर उन्होंने मान लिया कि ये काम नहीं होना है तो किसी की हैसियत नहीं थी कि उस काम को कर सके। जैसे जिस कमरे में रहते थे हम लोग, जैसे बाहर कमरे में बैठे हैं, बाहर वाले बरामदे में बैठे हैं, उन्होंने बोला नारायण तेरा अंदर आइए, मैं अंदर जाऊंगा। वो सामने तख्त रखा, उस पर लेटे हुए हैं, बैठे हुए। वो अलमारी सामने है, उसमें ऊपर से तीसरे खाने पे 5वीं पुस्तक को ले आइए। मैं निकालूंगा पुस्तक, उनके पैरों के पास ऐसे रखूंगा और हाथ चला जाऊंगा। उनको देखने की हमारी उसका डर कह लीजिए आप, एक भय कह लीजिए आप, एक श्रद्धा कह लीजिए आप, या उनकी स्पिरिचुअल पावर। और सर ये चीज बोला जाता है कि जो फ्रीडम जब हम लोगों को मिला उनके बाद उसके बाद भी देश का हालत हम लोगों को पता है, ये कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है, फिर भी ये जो सच है वो सच है कि उतना भी अच्छा नहीं था जो मतलब जिसके लिए नेताजी फाइट कर रहे थे। क्वेश्चन है कि मतलब वो कभी ऐसा बोलते थे कि मतलब देश का हाल ऐसा नहीं हो के ऐसा होना चाहिए। ये तो कभी कभी बातों मैंने बता दी, कभी की बातों में कुछ बोल जाते थे। तो पर उन्होंने कहा था ना कि इस आजाद भारत की कल्पना हमने नहीं की। मतलब वो दिल से उतना खुश नहीं ना, बिल्कुल नहीं की। तो उन्होंने कहा इस आजाद भारत की कल्पना भी मैंने नहीं की थी, ये शब्द थी। और उनका जो भक्त थे, बहुत सारे भक्त थे, वो बोलते थे कि वियतनाम और बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था तो उस टाइम ही उनका कहीं ना कहीं एक संजोग था। हो सकता है, हो सकता है। ये इसके बारे में कोई बातचीत कभी आपके नहीं, हमारे प्रदेश आपको क्या लगता है कि ये नहीं है? हम वो एक अलग विषय है कि हम उस पर जाए कि मुमकिन है कि, लेकिन उनके माध्यम से हमें कभी इस बारे में कोई साइलेंस नहीं, कोई खबर नहीं है या उन्होंने कभी चर्चा की इस बारे में। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी भी मतलब ये हम जानते हैं कि उनका प्लेन क्रैश में उनका डेथ हुआ, तो ये तो मतलब हम लोग बहुत दिल से चाहते हैं कि एक दिन ना एक दिन उसका ये सच निकल के आए। तो आपको क्या लगता है कि कब ये नहीं, ये तो सच्चाई आपके सामने आएगी ही आएगी। 2 कमीशन बने थे, शाहनवाज कमीशन और खोसला कमीशन। इन्होंने कि दिल्ली में बैठे बैठे ये रिपोर्ट लगा दी थी साइवान मिलेशन की डेथ हुई। ये जो बात मुखर्जी कमीशन बना था, मुखर्जी साहब खुद गए थे ताइवान और उन्होंने जाके गवर्नमेंट का एफिडेविट फाइल किया है कि सर हमारे डेटों में 6 महीने आगे पीछे तक कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। और ये ताइवान में भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं, ना कोई उस दिन नहीं, उसके 6 महीने आगे 6 महीने पहले तक का कोई प्लेन क्रैश नहीं वहां पर। प्लस वहां की जो मर्चरी है
वहां पर कोई इस नाम का कोई जिक्र नहीं है। वहां के जो हॉस्पिटल है वहां पे इस नाम का कोई जिक्र नहीं। ये पूरा एफिडेविट को उन्होंने गवर्नमेंट से लेके आए थे मुखर्जी साहब है। तभी तो था निश्चिंत थे कि निशा बाद उनके प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई। तो आप बोल रहे थे एक ना एक दिन सबको ये बात तो मैं जानता हूं कि, और इसके पीछे भी कारण जो भी हो, व्यक्ति जो भी हो, जिसको भगवान जी ने तय किया होगा वही उस काज को सामने लाएगा। लेकिन आएंगे जो गुजरात दुनिया के सामने, और तभी आके जब उन्होंने चाहा। हम लोग तो उम्मीद करते हुए कि सरकार के रहते रहते उनका सामने आ जाएगा, क्योंकि अगर कहीं गलती से भी सरकार हट गई तब दूसरी जो सरकारें आएंगी वो वही पुरानी सोच की सरकार रहेगी। इस सरकार के चलते तो कुछ नेताजी को कुछ ना कुछ एक सम्मान दिया गया है, जो बिल्कुल दिया गया, राजपथ में उनका बिल्कुल दिया गया, मूर्ति बैठा गया, बिल्कुल दिया गया। धन्यवाद सचिन जी आपको टाइम देने के लिए हम लोगों को, और बहुत सारा चीज सामने आया है। उम्मीद रखते हैं कि आगे भी बहुत सारा चीज आपके सामने लेके आएंगे। आज के लिए इधर समाप्त करते हैं वीडियो। नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करना चैनल और जुड़े रहना।